हेलो जी। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं देश के सबसे बड़े प्राइवेट प्लेयर बैंक के बारे में। हम बात करने वाले हैं एचडीएफसी बैंक के बारे में। इनका देख लेते हैं क्वार्टर टू का रिजल्ट किस तरीके का रहा। अगर हम शुरुआत करें कंपनी के मार्केट कैप से तो लगभग लगभग 13 लाख करोड़ रुपए के आसपास का कंपनी का मार्केट कैप बन रहा है। अब देखो, क्वार्टर टू का रिजल्ट एनालाइज करने से पहले हम थोड़ा सा बैकड्रॉप समझ लेते हैं कि भाई इनका ये जो रिजल्ट अच्छे आ नहीं रहे, इसका कोर रीजन क्या है, किस वजह से इनके रिजल्ट खराब हो रहे हैं। तो अब देखो, जून 2023 में इन लोगों ने क्या किया था, इन लोगों ने मर्जर किया था विद एचडीएफसी। तो एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी जो दो अलग अलग एंटिटी हुआ करती थी, वो एक साथ आके मर्ज हो गई। तो अब वहां से कहानी में चेंज आना शुरू हुआ, वहां से कहानी खराब होनी शुरू हुई। अगर हम देखें तो जो एचडीएफसी था वो एक प्राइम हाउसिंग लोन करने वाला एक एनबीएफसी कंपनी था। तो उनके पास कोई भी कासा बुक नहीं था, उनके पास कोई भी डिपॉजिट्स नहीं थे। तो उनके पास चीप सोर्स ऑफ डिपॉजिट की जो हम बात करते हैं वो नहीं थे। वो सिर्फ लोन कर सकते थे और पैसा बाहर से उधार के ऊपर लेके आते थे। सिंपल सी गणित थी। तो जब इन दोनों का ये बुक मर्ज हुआ तो क्या हुआ, एक तो एचडीएफसी बैंक का कॉस्ट ऑफ बोरिंग एकदम से ऊपर चला गया, क्योंकि वहां से इतना बड़ा जो डिपॉजिट का इंटरेस्ट रेट वाला साइकिल आया। तो इसकी वजह से इन लोगों का कॉस्ट ऑफ फंड्स ऊपर चला गया या कॉस्ट ऑफ बोरिंग ऊपर चला गया। अगर हम बात करें दूसरे एंड पे क्या हुआ, तो इनका पूरा का पूरा मिक्स चेंज हो गया। जो एक पहले ये लोग कॉर्पोरेट लेंडिंग करने वाला एक बैंक बन रहा था, वो कॉर्पोरेट लेंडिंग से सीधा सीधा शिफ्ट हो गया टुवर्ड्स रिटेल लेंडिंग। वो ज्यादातर ज्यादातर उनका बुक एक्सपोजर आ गया रिटेल की तरफ। और उसके बाद जो इनको बेस इफेक्ट का थोड़ा बहुत फायदा मिल रहा था, वो फायदा भी खत्म हो गया। इनका एक बहुत बड़ा बेस बन गया। अगर हम अभी बात करें तो 26 लाख करोड़ रुपए के आसपास का इस कंपनी का बेस बन गया है। तो अब इतने बड़े बेस पे आपको ग्रो कर पाना और भी ज्यादा मुश्किल हो गया। तो अगर हम सिंपल सी बात समझे तो तीन चार चीजें हुई और सारी की सारी इनके लिए लगभग लगभग खराब ही नहीं। अब देखो क्या हुआ, पहले आपका बेस बढ़ गया, अब बड़े बेस पे आपको 15% का ग्रोथ लाना और मुश्किल हो रहा है। तो एक बेस इफेक्ट का आपको फायदा मिलना बंद हो गया। आपने एक एनबीएफसी कंपनी को मर्ज किया जिसकी बहुत बड़ी बुक थी। तो इसका मतलब आपका क्या हुआ, कॉस्ट ऑफ फंड्स ऊपर चला गया, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग आपकी ऊपर चली गई। इसकी वजह से आपको निम्स में कंप्रेशन देखने को मिला कि जो कंपनी पहले 4.2 4.3% के आसपास का निम्स करती थी, अब वो 3.6 3.7% के आसपास रह गए। तो आपको निम्स में भी कंप्रेशन देखने को मिला। उसके बाद आपको रेगुलेटरी बहुत सारे चेंजेस फेस करने पड़े कि भाई आपको इतना कैश रिजर्व रखना पड़ेगा, आपको सारे अभी कंप्लायंस के साथ डील करना पड़ेगा। वो सारे जो इश्यूज हुए वो तो हुए ही हुए। इसकी वजह से इनका ये जो सारा ग्रोथ है ना, ये गायब हो गया। जो एक बहुत बढ़िया बैंक हुआ करता था, वहां से ग्रोथ धीरे धीरे गायब हो गया। अब देखो, जो एचडीएफसी बैंक था प्री मर्जर वाले की बात करें, उसमें भी जो रेट ऑफ ग्रोथ था वो नीचे आ रहा था। बट वो तो इस वजह से आ रहा था कि आपका बेस बढ़ता जा रहा है। अब आप समय के साथ अगर अगर हम बात करें सन 2004 की, 2005 की, तो एचडीएफसी बैंक 25 26 30% के आसपास भी ग्रो किया करता था। तो अब तो इतने बड़े बेस के ऊपर तो 30% ग्रो नहीं कर सकता था। बट जो बिफोर मर्जर बैंक के बारे में बात करें तो वो ज्यादा पेस पे ग्रो किया करता था। अगर पोस्ट मर्जर के बारे में बात करें तो ये चीज हमें समझ में आ गई कि भाई प्रॉब्लम्स कहाँ आ रही हैं। अब थोड़ा सा पहले मैनेजमेंट कमेंट्री के ऊपर बात कर लेते हैं। देखो, पहले मैनेजमेंट तो गाइडेंस देने से ही मना कर देता है। वो कॉन कॉल के स्टार्टिंग में बोल देता है कि भैया हमसे गाइडेंस वाइडेंस के बारे में आप बिल्कुल मत मत करो, हम गाइडेंस देने वाले ही नहीं है। बट इस कॉन कॉल में उन्होंने कहानी बदल दी। अब वो कह रहे हैं कि ये जो हमारा साल है FY 25, यहाँ पर हम अंडर परफॉर्म करेंगे। हम जो सिस्टम का क्रेडिट ग्रोथ है उससे कम पेस पे ग्रो कर पाएंगे, उसके बराबर की भी ग्रोथ नहीं ला पाएंगे। अगले साल FY 26 में हम मोर और लेस सिस्टम के आसपास पे ग्रो करेंगे और फिर हमारा आउट परफॉर्मेंस आना चालू होगा FY 27 से। तो उन्होंने तो कह दिया कि 2 साल तो आपके गए, 2 साल तो हम कुछ करेंगे ही नहीं, कुछ ढंग का करेंगे ही नहीं। क्योंकि देखो, स्टॉक मार्केट में हमें मतलब है पेस ऑफ ग्रोथ से। आपका कितना बड़ा बेस हो गया है, आपका कितना बड़ा ब्रांड है, आप कितनी अच्छी कंपनी हो, आपने पिछले 25 साल में कितना पैसा बना के दिया है, इन सारी चीजों से शेयर प्राइस नहीं चलता। शेयर प्राइस चलता है ग्रोथ से। तो अगर आप ग्रोथ लेके आ रहे हो तब आपको प्राइस अप्रिसिएशन मिलेगा, आपको एक प्रीमियम वैल्यूएशन मिलेगा। आपको कहानी करने से प्रीमियम वैल्यूएशन नहीं देखने को मिलेगा। तो वही चीज यहाँ पर भी हमें देखने को मिल रही है कि अब ये लोग कहानी करने लगे हैं कि भाई 2 साल बाद जाके हम आउट परफॉर्म करेंगे। अब देखो होगा क्या, अगर हम बात करें कि जब आप अगले 2 साल ग्रो नहीं करोगे या अभी आप इस साल आउट परफॉर्म नहीं कर पाओगे, अंडर परफॉर्म करोगे, अगले साल बराबर चलोगे, तो आपको 2 साल के बेस इफेक्ट का फायदा देखने को मिलेगा। फिर तीसरे साल आपका ग्रोथ वैसे ही थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। तो कंपनी मोटा मोटी यही कहना चाह रही है कि भाई
अब हमारा ग्रोथ खत्म हो चुका है, हम बहुत तगड़े पेस पे अब हम ग्रोथ ला ही नहीं सकते। तो सीधा-सीधा मैनेजमेंट ने यही चीज़ बोल दी। तो अगर मैनेजमेंट जो कंपनी को चला रहा है, वो ये बोल रहा है कि भाई हम ग्रोथ नहीं ला पाएँगे, तो एज़ अ शेयर होल्डर आप कैसे अज़्यूम कर सकते हो कि एचडीएफसी बैंक बहुत तगड़े रेट पे ग्रोथ लेके आएगा? और आप लोगों का पैसा तभी बनेगा जब ईपीएस में ग्रोथ आएगा, और ईपीएस में ग्रोथ आएगा, इंडस्ट्री से ज़्यादा पेस पे ग्रोथ आएगा। क्योंकि हमें पी एक्सपेंशन या प्राइस टू बुक एक्सपेंशन भी चाहिए और ईपीएस ग्रोथ भी चाहिए। तो जब तक आप इंडस्ट्री को आउट परफॉर्म नहीं करोगे, इंडस्ट्री से बेहतर रेट पे ग्रो नहीं करोगे, तब तक आप अपने वैल्यूएशन में एक्सपेंशन नहीं लेके आ सकते। आप तब तक अपना प्राइस टू बुक एक्सपैंड नहीं करा सकते। ये चीज़ हमें समझ के चलना पड़ेगा। तो चलो, ये सारी की सारी कहानी के साथ हम स्टार्ट कर लेते हैं इनका क्वार्टर 2 का रिजल्ट, और फिर देख लेते हैं वो उसमें क्या कहानी रही। अगर हम बात करें लोन बुक ग्रोथ के बारे में, तो लोन बुक ग्रोथ आया 7% ओवर वाई लेवल का। 7% का लोन बुक ग्रोथ आया। मतलब एसबीआई, जिसके पास 10 लाख करोड़ रुपए का लोन बुक ज्यादा है, इनका 26 लाख करोड़ रुपए के आसपास का लोन बुक है, उसका 35-36 लाख करोड़ रुपए के आसपास का लोन बुक है। 36 लाख करोड़ रुपए के आसपास का लोन बुक जिस कंपनी का है, वो आपसे ज्यादा पेस पे ग्रो कर रहा है। वो अभी भी 15-16% के आसपास का ग्रोथ लेके आ रहा है। आप फिर भी 7% पे ग्रो कर रहे हो। तो जो मैनेजमेंट कह रहा है वो हमें यहाँ पर देखने को भी मिल रहा है कि कोई ढंग का ग्रोथ ही नहीं आ रहा। अब देखो, अगर कोई कंपनी ग्रोथ लेके नहीं आएगी तो उस कंपनी का भाव कैसे बढ़ेगा, ये चीज हमें समझ के चलना पड़ेगा। क्योंकि जब आप शेयर मार्केट में आ रहे हो, आप स्टॉक मार्केट्स में आ रहे हो, तब आप ग्रोथ के लिए पैसा दे रहे हो। आप सिर्फ यहाँ पर बैठे रहने के लिए या 7% ग्रोथ करने के लिए पैसा नहीं दे रहे हो। ये चीज समझने की जरूरत है हमें। हमारा जीडीपी ग्रोथ 7.2% के आसपास का है। 7.2% जीडीपी ग्रोथ में देश का सबसे बड़ा प्राइवेट प्लेयर बैंक पे 7% पे ग्रो करेगा, तो ये बहुत भारी अंडर परफॉर्मेंस है, ये बहुत खराब रिजल्ट माना जाएगा। अगर हम बात करें डिपॉजिट ग्रोथ के बारे में, तो वहां पर फिर भी चीजें ठीक है, वहां पर 15% के आसपास का डिपॉजिट ग्रोथ आ रहा है। ये एक अच्छी चीज हमें देखने को मिल रही है। अगर हम पैट के बारे में बात करें, तो 7.5% के आसपास से पैट बढ़ा, 7.5% के आसपास का ग्रोथ आया इन पैट। चलो, ये चीज भी हमने देख ली। अब हम देख लेते हैं कि कासा का क्या 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 कहानी रही। अब देखो, यहाँ पर भी इनको प्रॉब्लम्स आई थी। देखो क्या हुआ जब एनबीएफसी कंपनी आया, एनबीएफसी कंपनी का आके डिपॉजिट जुड़ा, तो आपको क्या देखना पड़ेगा कि इनका सारा का सारा कासा तो खराब हो गया। तो इसकी वजह से आप देखोगे जो इनका कासा अबव 40% रहा करता था, वो अब गिर के रह गया सिर्फ और सिर्फ 35% के आसपास। तो जब ये मर्जर हुआ तो एनबीएफसी आके मिला। एनबीएफसी के मिलने की वजह से जो टर्म डिपॉजिट होता है, क्योंकि देखो एनबीएफसी के लिए पैसा उठाने का तरीका क्या होता है, एनबीएफसी पैसा उठाता है थ्रू बॉन्ड्स। तो बॉन्ड्स के थ्रू अगर आप पैसा उठाओगे तो आपका ओवरऑल कासा रेशियो कम हो जाएगा, कि भाई आप डिपॉजिट तो ज्यादा उठा रहे हो, बट आपका जो करंट अकाउंट सेविंग्स अकाउंट का कंपोनेंट है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है, उसका कंट्रीब्यूशन कम होता जा रहा है। इसी की वजह से देखोगे इनका कासा डेटेरियोरेट भी किया, और अभी तो हाई इंटरेस्ट एनवायरनमेंट है, हर कंपनी का कासा नीचे जा रहा है, इनका कासा और भी ज्यादा नीचे चला गया। अगर हम बात करें, इनका कासा वाई लेवल पे गिरा फ्रॉम 38% टू 35%, और अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल के बारे में बात करें तो 36% से 35% आ गया। दोनों तरफ ही हमें गिरावट देखने को मिल रही है। बट ठीक है, ये कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लमैटिक चीज नहीं है, ये वाली जो नई गिरावट जो हमें देखने को मिल रही है क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे, क्योंकि ये तो इंडस्ट्री में सब जगह यही हो रहा है, क्योंकि आपका हाई इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट है, सब लोग अपने करंट अकाउंट सेविंग्स अकाउंट में से पैसा निकाल रहे हैं और एफडी बुक करा रहे हैं, तो इसकी वजह से ये फॉल आया। बट जो मर्जर के टाइम पे जो 40% की ऊपर की कासा 38% पे आ गई, वहां आया प्रॉब्लम। उसकी वजह से क्या हुआ, जैसे हमने स्टार्टिंग में कहानी करी थी, भाई आपका कासा रेशो कम हो गया, इसका मतलब क्या है, आपके पास चीप सोर्स ऑफ फंड्स जो है वो कम हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपकी कॉस्ट ऑफ बोरिंग बढ़ गई। कॉस्ट ऑफ बोरिंग बढ़ गई मतलब आपका खर्चा बढ़ गया, आप उतना स्प्रेड नहीं बना पाए, आप उतने निम्स नहीं बना पाए, आपका बेसिकली खर्चा बढ़ गया और कमाई नहीं बढ़ी। ये कहानी हुई यहाँ पर। अगर हम बात करें, हाँ, अगर हम बात कर लें थोड़ा सा लोन बुक सेगमेंटेशन के बारे में, तो इनका 50% लोन बुक आता है रिटेल से। अब देखो, अगर आप इसको प्री मर्जर देखने जाओगे तो करीबन करीबन मैं बात करूं तो 38% 40% के आसपास का लोन बुक आ रहा था रिटेल से। बट क्या हुआ, जैसे ही वो आपके सारे के सारे मॉर्गेज लोन्स, होम लोन्स घुसे आपकी लोन बुक में, तो आपका रिटेल वाला पोर्शन जंप किया फ्रॉम 38% टू 50%। अब ये जंप क्यों आया, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ होम लोन करता था, वो वाला कंपनी जो एच डी एफ सी था, वो सिर्फ और सिर्फ प्राइम होम लोन किया करता था। तो इस वजह से रिटेल कंपोनेंट में भी आपको बहुत तगड़ा जंप देखने को मिला। तो अब ये कंट्रीब्यूट कर रहा है 50% ऑफ द टोटल लोन बुक। और अगर इसके अंदर के भी हम सब सेगमेंट्स देखने जाएं, तो उसमें 61% आता है मॉर्गेज लोन से, 15% आता है पर्सनल लोन से, 11% आता है व्हीकल लोन से, और बचा हुआ 15% आ जाता है हमारे अदर लोन से, कि भाई आपका क्रेडिट कार्ड हो गया, टॉप अप लोन हो गया, इंश्योरेंस लोन हो गया, इन सारे लोन से बचा हुआ 15% के आसपास आ रहा है। अगर हम यहाँ पर ग्रोथ रेट के बारे में बात करें, तो टोटल रिटेल लोन्स ग्रो किए बाय 11.3% ओवर वाई लेवल। उसके बाद अगर हम कमर्शियल बैंकिंग के बारे में बात करें, तो कमर्शियल बैंकिंग इसमें कंट्रीब्यूट करती है 32% के आसपास।
कमर्शियल बैंकिंग कंट्रीब्यूट करती है लगभग लगभग 32% के आसपास, और वहां पर हमें ग्रोथ देखने को मिला 17% ओवर वाई वाई लेवल का। तो ये चीज भी हमने समझ ली। उसके बाद हम आ जाते हैं कॉर्पोरेट बुक पे, जो ये बड़े बड़े बिजनेसेस को या बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस को ये लोग लोन करते हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं। वो लोग कंट्रीब्यूट करते हैं लगभग लगभग 17% टू द ओवरऑल लोन बुक, और वहां पर हमें डी ग्रोथ देखने को मिला 12% ओवर वाई वाई लेवल का। तो आप देखो क्या हो रहा है, जो आपका रिटेल लोन्स है वो बहुत अच्छे पेस पे बढ़ रहे हैं एज कम्पेयर टू आपके बाकी सारे सेगमेंट के बारे में हम बात कर रहे हैं। भाई रिटेल लोन बढ़ने तो इंडस्ट्री लेवल पे तो और ज्यादा पेस पे बढ़ने चाहिए, बट अगर एचडीएफसी की हम इंटरनली बात करें तो रिटेल लोन आपके ठीक ठाक पेस पे बढ़ रहे हैं, 11.3% के आसपास पे बढ़ रहे हैं। कमर्शियल लोन आपके 17% के आसपास पे बढ़ रहे हैं। बट आपका सारा का सारा खेल खराब हो जाता है आपकी कॉर्पोरेट बुक पे। कॉर्पोरेट बुक डिग्रू बाय 12% ओवर वाई वाई लेवल। तो ये चीज पे हमें देख के चलना पड़ेगा। इसी की वजह से हम देख रहे हैं कि थोड़ी सी लोन बुक का जो पेस ऑफ ग्रोथ है वो कम आ रहा है। ये चीज भी हमने समझ ली। अगर हम अभी बात करें निम्स के बारे में, तो निम्स अब मोर और लेस स्टेबलाइज हो चुके हैं। वो जो पूरा का पूरा फेज था ट्रांजिशन वाला, फ्रॉम बीइंग एन एचडीएफसी बैंक एंड एचडीएफसी सेपरेट एंटिटी टू अ कंबाइंड एंटिटी, वो वाला फेज खत्म हो चुका है। अब सारी चीजें वापस नॉर्मलाइज होने लग गई हैं। तो देखो, इसीलिए आपको देखने को मिलेगा कि अब आपको कोई वाई लेवल पे बहुत तगड़ा जंप नहीं देखने को मिल रहा, क्योंकि अगर आप आज 2 क्वार्टर पहले इनका रिजल्ट देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि वाई लेवल पे 30% का लोन बुक ग्रोथ कर रहे थे, 40%। बट वो हमें समझने की जरूरत थी, वो सीधा सीधा एक एंटिटी आके इनके साथ जुड़ गई थी। उसमें एचडीएफसी बैंक ने कोई बहुत ज्यादा कलाकारी नहीं करी थी, बहुत फिनोमिनल रेट पे ग्रोथ नहीं दिखाया था। वो सीधी सीधी एक कंपनी आके इनके साथ जुड़ गई। तो उस ग्रोथ को हमें अच्छा नहीं मारना चाहिए था। तो इसी वजह से आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ी सी चीजें समझनी पड़ेंगी हो क्या रहा है। क्योंकि अगर आप अभी भी स्क्रीनर पे जाके नंबर देखोगे ना, तो आपको पता चलेगा स्क्रीनर दिखा रहा है कि आपको 25-26% के आसपास का ग्रोथ आ रहा है कंपनी में। तो इस तरीके से कहानी बनेगी नहीं। तो यही चीज के साथ अगर हम आगे बढ़े, तो इनका निम्स मेंटेन रहे अब 3.7% के आसपास पे। अब देखो, जो कंपनी पहले 4.2, 4.3, 4.4% के आसपास का निम्स लेके आती थी, अब उसका निम रह गया सिर्फ 3.7%। एक और प्रॉब्लम। तो ये सारी चीजें जब तक वापस अपने मीन पे रिवर्स नहीं होगी, जब वापस ऊपर जाने नहीं लगेगी कि बैंक वापस 15, 16, 17% के आसपास का लोन बुक ग्रोथ करे, उसी रेट पे डिपॉजिट को ग्रो करे, इनके कासा रेशो वापस 40% के ऊपर चला जाए, इनके निम्स वापस एक्सपैंड होके 4.2, 4.3% नहीं चले जाएं, मतलब एटलीस्ट ट्रेंड रिवर्सल तो हमें देखने को मिले। अभी तो ट्रेंड रिवर्स हो ही नहीं रहा है। अभी मोर और लेस क्या हो रहा है, चीजें स्टेबलाइज हो रही हैं। तो जब रिवर्सल आएगा तब यहाँ पर फिर भी हम वैल्यूएशन एक्सपेंशन और प्राइस ग्रोथ के बारे में बात कर सकते हैं। अभी तो वो कहानी दूर दूर तक लग नहीं रही। इसीलिए आप देखो, पिछले 5 साल में आपने कोई भी रिटर्न नहीं बनाया। बट अगर आप बैठे रहते कि भाई 20 साल से देखो इस स्टॉक ने कितना पैसा बनाया है, कंसिस्टेंट कंपाउंडर है, आपको कंपनी का फंडामेंटल देखना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा कंपनी में चल क्या रहा है। क्योंकि अगर कंपनी ने पिछले 20 साल में बहुत बेहतरीन काम किया है, तो जरूरी नहीं है कि वो अगले 20 साल भी बहुत बेहतरीन काम करेगी और उतना ही रिटर्न दे देगी। हमें चीजों को समझना पड़ेगा कि आज की डेट में कंपनी में क्या चल रहा है। जो 10 साल पहले हो गया उसको छोड़ना पड़ेगा हमें। हमें आगे का देखना पड़ेगा, क्योंकि स्टॉक मार्केट आगे का देखता है, पीछे का नहीं देखता। ये चीज हमें देखनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी। अब आ जाते हैं इनके ब्रांच एक्सपेंशन के बारे में। तो इस क्वार्टर में इन्होंने 241 नई ब्रांचेस ऐड करी, और टोटल ब्रांच काउंट हमारे पास पहुंच गया 9092 ब्रांचेस। अब मोर और लेस देश का सबसे बड़ा प्राइवेट प्लेयर बैंक है, सारी जगह इनकी ब्रांचेस हैं। अब बस कितना ज्यादा आप डीप पेनिट्रेट कर सकते हो, कहानी वहीं पर है कि भाई ऐसा नहीं है कि आपके पास किसी स्टेट में आपकी ब्रांच नहीं है, या किसी आपकी शहर में आपकी ब्रांच नहीं है। अब आप कितना अंदर जा सकते हो, बात वो है कि भाई अब आप टियर 2, टियर 3, टियर 4, टियर 5 सिटीज में कितना ज्यादा और पेनिट्रेशन कर सकते हो। जहां पर 5 किलोमीटर पे एक ब्रांच है, तो उसको आप रिड्यूस करके 3 किलोमीटर पे एक ब्रांच लेके आओ और वहां से ग्रोथ लाने की कोशिश करो। तो सारी की सारी कहानी यहाँ पर यही आ रही है। अगर हम बात करें एसेट क्वालिटी के बारे में, तो अभी भी बहुत बढ़िया एसेट क्वालिटी। ये कोटक महिंद्रा बैंक या एचडीएफसी बैंक, इन सारे के सारे बैंक्स में आपको एक चीज का बहुत पीस मिलेगा, पीस ऑफ माइंड। यहाँ पर क्या है कि आपकी एसेट क्वालिटी बहुत जल्दी खराब होती नहीं है। इनकी भी अभी देखो पूरे के पूरे फाइनेंस स्पेस में कितनी ज्यादा हालत खराब है। सब लोग अपने ग्रॉस एनपीए, नेट एनपीए नंबर्स को ऊंचा रिपोर्ट कर रहे हैं। वहां पर एसेट क्वालिटी में सबकी हालत खराब हो रही है। इंडसइंड बैंक जैसे बैंक की भी एसेट क्वालिटी खराब हो रही है, बट ये लोग अभी भी बहुत स्टेबल है, बहुत बढ़िया लेवल पे बैठे हैं। अगर इनके बारे में बात करूं, तो 1.4% के आसपास का ग्रॉस एनपीए और 0.43% के आसपास का नेट एनपीए। तो एकदम प्रिस्टीन एसेट क्वालिटी, यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर हम क्रेडिट कॉस्ट के बारे में बात करें, तो भी 29 बेसिस पॉइंट्स के आसपास का क्रेडिट कॉस्ट है। तो बहुत बेहतरीन नंबर्स। तो यहाँ पर एसेट क्वालिटी इज नॉट द प्रॉब्लम, यार लोन बुक ग्रोथ रेट इज द प्रॉब्लम। यहाँ पर ये चीज समझना पड़ेगा हमें। चलो, ये मोटी मोटी हमने सारी चीजें समझ ली। तो कहानी वही है कि अब ग्रोथ आ नहीं रहा है कंपनी में। एक तो इतना बड़ा बेस के ऊपर ग्रोथ लाना वैसे ही बहुत मुश्किल बात है। उसके बाद जो मैनेजमेंट ने कमेंट्री करी, वो भी कोई बहुत ज्यादा पॉजिटिव है नहीं। अब देखो,
सिंपल सी चीज़ समझते हैं। अब आपके पास 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में आपको क्लियर कट चीज़ें पता है कि एक बैंक ढंग से ग्रो ही नहीं कर रहा। उसका मैनेजमेंट बोल रहा है कि भई हम ग्रोथ नहीं कर पाएँगे, अगले 2 साल ग्रोथ नहीं कर पाएँगे। दूसरा ऑप्शन आपके पास है आईसीआईसीआई बैंक का। आईसीआईसीआई बैंक कह रहा है कि हम बहुत बढ़िया पेस पे ग्रो करेंगे। 16-17% के आसपास का वो लोग ग्रोथ रेट निकाल के लेके आ रहे हैं और कंसिस्टेंटली ग्रो कर रहे हैं। कोई वहाँ पर दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई झमेला नहीं है। उनका सारा के सारे फिगर्स ऊपर की तरफ जा रहे हैं। उनका निम्स ऊपर जा रहा है, उनकी एसेट क्वालिटी इंप्रूव कर रही है, उनका कासा इंप्रूव कर रहा है, सारी चीज़ें बेटरमेंट की तरफ निकल रही हैं। तीसरी जगह आपको देखने को मिल रहा है कि कोटक महिंद्रा बैंक की एग्जांपल ले लेते हैं, कि कोटक महिंद्रा बैंक में ग्रोथ नहीं आ रहा, ग्रोथ इज़ कंप्लीटली मिसिंग, कोई लोन बुक ग्रोथ आ ही नहीं रहा उनका, जबकि उनका कितना छोटा लोन बुक साइज़ है। भई अगर हम बात करें उनका कितना 3.5 लाख 4 लाख करोड़ रुपए के आसपास का लोन बुक साइज़ है, 4 लाख करोड़ वर्सेस एचडीएफसी बैंक का 26 लाख करोड़ वर्सेस आईसीआईसीआई बैंक का 15, 16, 17 लाख करोड़ रुपए के आसपास का लोन बुक। तो वो कहीं कंपेयर ही नहीं कर पा रहे ग्रोथ पे। उसके बाद हमारे पास चौथा ऑप्शन आ जाता है इंडसइंड बैंक का। तो इंडसइंड बैंक क्या कर रहा है? अपनी एसेट क्वालिटी खराब करके बैठा है। तो अब आपके पास 4 ऑप्शन है और आपको एक बैंकिंग बैंकिंग स्टॉक में पकड़ना है। तो आप कौन-सा बैंक पकड़ोगे? आप वो वाला बैंक पकड़ने की कोशिश करोगे जिसके सारे के सारे मैट्रिक्स अच्छे हो रहे हों, वो ढंग से रिजल्ट डिलीवर कर रहा हो। तो इसीलिए आईसीआईसीआई बैंक का हमें देखने को मिल रहा है कि वहाँ पर प्राइस एप्रिसिएशन हो रहा है, वैल्यूएशन एक्सपेंशन हो रहा है। बाकी कोई बैंक में ऐसी चीज़ें हमें देखने को ही नहीं मिल रही क्योंकि चीज़ें खराब चल रही हैं। तो अगर हम बात करें तो एक सेक्टर में एक ऐसा स्टॉक ज़रूर होगा जो बहुत अच्छी सारी चीज़ें डिलीवर कर रहा होगा, जिसकी सारी मैट्रिक्स ऊपर की तरफ जा रहे होंगे। तो सारा का सारा पैसा वहीं डाइवर्ट हो जाएगा। तो वही हमें यहाँ पर बैंकिंग सेक्टर में देखने को भी मिल रहा है। अभी देखो चलो आप एसबीआई का एग्ज़ाम्पल ले लो। अब एसबीआई का इतना प्राइस एप्रिसिएशन क्यों हुआ? इतना वैल्यूएशन एक्सपेंशन क्यों हुआ? क्योंकि देखो सारे के सारे पीएसयू बैंक में मेन प्रॉब्लम क्या रहती थी? एसेट क्वालिटी की। तो इन लोगों ने अपनी एसेट क्वालिटी सुधारी। अगर मैं एसबीआई के बारे में बात करूँ, तो एसबीआई की एसेट क्वालिटी बहुत हद तक सुधर गई। वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आ रही है। बहुत बढ़िया काम चल रहा है और इतनी बड़ी लोन बुक को एक अच्छे खासे पेस पे वो लोग बढ़ा पा रहे हैं। तो पहले जो बैंक बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यूड लगता था, क्योंकि उसकी एसेट क्वालिटी खराब हुआ करती थी। जैसे उसने एसेट क्वालिटी ढंग से सुधारी और अपना ठीक-ठाक लेवल पे लोन बुक ग्रोथ ले आया, वहाँ पर हमें वैल्यूएशन एक्सपेंशन देखने को मिला। तो यही तरीके से हमें चीज़ों को ढूँढना पड़ेगा। हमें वो वाला कंपनी नहीं पकड़ना है जिसका पिछला 20 साल तो बहुत बढ़िया रहा, बट आगे के 2 साल की कहानी खराब है। हमें वो वाला स्टॉक पकड़ना है कि जिसका पुराना 20 साल तो जैसा रहा वैसा छोड़ो, आगे का 2 साल बहुत अच्छा होना चाहिए, आगे का 5 साल बहुत अच्छा होना चाहिए। आगे आने वाला समय ज़्यादा अच्छा होना ज़रूरी है, ना कि पीछे वाला। ये चीज़ हमें समझ के चलना पड़ेगा। अभी के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।